मालिक को प्रणाम। सहज मार्ग क्या है? शिक्षा साधन एवं उद्देश्य। वेस्ट पॉइंट यूएस, सोमवार 26 सितंबर 1988। चारी जी कहते हैं, मैंने फ्रांस में प्रयोग के तौर पर एक संगोष्ठी आयोजित की थी। ये जुलाई का तीसरा अथवा दूसरा सप्ताह रहा होगा। ये 13 सप्ताह की संगोष्ठी के माध्यम का सप्ताह था, छा पहले और छा बाद में। पूरा एक सप्ताह सभी इसके बारे में पहले से जानते थे। इसके बारे में सोचने और स्वयं को तैयार करने के लिए सबके पास पर्याप्त समय था। वहाँ लगभग 130 प्रशिक्षक थे। कुछ प्रशिक्षकों में संगोष्ठी के विचार के प्रति रोष, संदेह और कुछ हद तक क्रोध भी भरा हुआ था। मुझे उनकी ओर से काफ़ी प्रतिरोध का अनुभव हुआ। यह वातावरण मैं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा था, लेकिन मैं इसके लिए तैयार था। किसी भी नए कार्य का सदैव प्रतिरोध होता है। यह मानवीय सोच का एक हिस्सा है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि प्रतिरोध की मात्रा और विस्तार पर मुझे कुछ आश्चर्य अवश्य हुआ। कोई भी संगोष्ठी के लिए तैयार नहीं था। वे आए, लेकिन क्रोधित व्यक्तियों के रूप में। खैर, हमने पहला दिन प्रारंभ किया और पहले दिन ही एक क्रियात्मक कार्य दिया। इससे खलबली मच गई, क्योंकि उन सब ने सोचा था कि उन्हें एक अच्छा प्रवचन सुनने को मिलेगा या कुछ कम अच्छा। फिर भी प्रवचन तो प्रवचन ही है। आप इसे सुन सकते हैं और पुरानी बाइबिल परंपरा की तरह एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकालकर प्रसन्नता से घर जा सकते हैं। परंतु जब मैंने उन्हें क्रियात्मक कार्य दिया तो लगभग सभी परेशान थे। ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि जब आप भारत एवं अन्य पिछड़े राष्ट्रों में जवान साक्षरता के बारे में सोचते हैं, जहाँ बूढ़ों को शिक्षित किया जाना है, वहाँ उन्हें विद्यालय भेजना बहुत कठिन होता है। पूरब और पश्चिम दोनों तरफ ये विचार प्रभावी है कि शिक्षा बच्चों के लिए है। जैसे शिक्षा 3-3.5 वर्ष पर प्राथमिक शिक्षा से शुरू होती है और कॉलेज डिग्री पर समाप्त होती है। यहाँ अनुमानतः 28 वर्ष की आयु पर और भारत में 21 या 22 वर्ष पर यदि आप भारत में विद्यालय की शिक्षा पूरी कर चुके व्यक्ति से पढ़ने के लिए कहें तो संभवतः वह आपको झापड़ लगा देगा। वे इस शिक्षा को पर्याप्त मानकर स्वयं को शिक्षित समझते हैं। इसलिए ये समझना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। सीखना रुक सकता है, लेकिन शिक्षा नहीं रुकती। अब हमें सावधानीपूर्वक सीखने और शिक्षा में अंतर करना है। हम विद्यालयों में सीखते हैं, परंतु शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम स्वयं को शिक्षित करते हैं, लोगों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, घटनाओं से शिक्षा प्राप्त करते हैं, वातावरण से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अतः सर्वप्रथम हमें अपने मस्तिष्क से ये हटाना होगा कि शिक्षा स्कूलों तक सीमित है। तभी हम किसी पद्धति के लिए खुल सकेंगे। शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। किसी का ये स्वीकार करना बुद्धिमत्ता है कि हम उतने शिक्षित नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सी डिग्रियां हैं। शिक्षण प्रक्रिया के उस पहलू को हमें समझना है जो उस श्वास की तरह है जो हमारे जीवित रहने की सीमा तक कभी नहीं रुकती।
ये खाने पीने की तरह है जो हमारे जीवित रहने तक कभी नहीं रुकता। एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन के साथ साथ चलती है। इसलिए इसलिए संगोष्ठी के दौरान जो विरोध दिखाई पड़ा वह केवल विस्तार की दृष्टि से आश्चर्यजनक था। हालांकि महीनों पहले से इसके लिए मैं पूर्णतः तैयार था। जब मैंने उन्हें प्रथम क्रियात्मक कार्य शस्त्र दिया तो वहाँ केवल चीखने चिल्लाने की कमी थी। यद्यपि ये उनके अंदर पहले से था, जो मैं उनके चेहरों में भाव भंगिमाओं में देख सकता था। जिस तरह उन्होंने मेरी ओर देखा, उससे आघात के भाव उनके चेहरों पर पढ़ा जा सकता था। उनके चेहरे पर वह भाव था कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। खैर, मुझे कहने में ये खुशी है कि उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया और पहले दिन इस प्रक्रिया में शामिल हुए। शाम को वे सभी अपने कागज़ लेकर आए जिन्हें मैंने नहीं देखा। मैंने कहा, माफ़ कीजिए, मेरा उद्देश्य बच्चों की तरह आपकी परीक्षा लेने का नहीं था। यह एक प्रक्रिया है। आप सही हैं या गलत, इसका निर्णय मुझे नहीं करना है। मैंने आपको यहाँ परीक्षा लेने के इरादे से नहीं बुलाया है। यह आपको खुद पता लगाना है कि आप इस काम को कितनी भली प्रकार से जानते हैं। इसीलिए मैं आपके कागज़ों को नहीं देखने वाला। फिर भी मैं स्वशिक्षा की इस प्रक्रिया में आपको सहयोग अवश्य देना चाहता हूँ। आपके अध्ययन के लिए जो 6 या 10 व्यक्ति मैंने आपको दिए, उनकी स्थिति पर मैं अपना अध्ययन आपको दूंगा और आप में से प्रत्येक से मेरी अपेक्षा है कि वह मेरे अध्ययन से अपने अध्ययन की तुलना करें और अपना मूल्यांकन करें। वातावरण में राहत महसूस की जा सकती थी। विश्व की शिक्षा पद्धतियों के लिए यह एक पाठ है कि यदि आप किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर शिक्षित करना चाहेंगे तो पद्धति असफल हो जाएगी। आप अमेरिकी शिक्षा पद्धति की सफलता में देख सकते हैं कि वहाँ विद्यार्थी और अध्यापक लगभग इस प्रकार बात करते हैं जैसे वे मित्र हों। कभी कभी मैंने प्रोफेसर को विद्यार्थी की तरह बैठे हुए तथा विद्यार्थी को मेज़ पर पैर रखकर बैठे हुए देखा है। मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि अभिमानी पश्चिमी समाज में प्रोफेसर विद्यार्थी की इस प्रकार की हरकतों को भी सहन करने में समर्थ है। भारत में ऐसा करने पर उसकी पिटाई हो जाएगी। यहाँ शिक्षा पद्धति की सफलता का रहस्य विद्यार्थी से मित्रवत व्यवहार ही है। कुर्सी पर ऊपर पैर रखने की अनुमति देकर व्यंग और टिप्पणियों को सहन करके आप उनका विश्वास अर्जित करते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षा का अर्थ है आपके अंदर के सोए हुए ज्ञान को जगाना, आपको ज्ञान देना नहीं है। जब हम आपसी भरोसे और विश्वास के साथ वैचारिक आदान प्रदान करते हैं, जहाँ विद्यार्थी कार्यालय आकर कहता है, ये फ्रैंक मुझे बताओ कि ये मशीन किस प्रकार काम करती है, और शिक्षक कहता है आओ इसे हम देखते हैं, फिर वह उसे सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ाता जाता है। उसके प्रश्न का जवाब देने के लिए नहीं, स्वयं उसको सोचने के लिए समर्थ बनाकर वह कहता है कि अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। इस तरह वह स्थायी रूप से उसे सीखता है। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप दूसरे व्यक्ति को सीखने में सहायता प्रदान करते हैं। आप किसी को शिक्षित नहीं करते, वरन ये बताते हैं कि कैसे सीखा जाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे याद रखें, क्योंकि आप सब प्रशिक्षक हैं और आपको अभ्यासियों को
प्रशिक्षण देना है। कड़ाई और तानाशाही द्वारा दी गई शिक्षा कभी भी अपना काम नहीं करती। वह केवल प्रतिरोध को जन्म देती है, जो आगे चलकर पद्धति की असफलता का कारण बनती है। इसके बाद वहाँ संतोष, शांति और राहत का भाव था। सबने ये अनुभव किया कि वे हमें दुर्लभ बनाने नहीं आए हैं, बल्कि हमें सीखने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। वे तो हमारे कागज़ तक देखना नहीं चाहते। ये तो बहुत अच्छा है। फिर दिन प्रतिदिन सब सरल होता चला गया। सबने राहत महसूस की। 10 व्यक्तियों के एक समूह का मूल्यांकन करने को कहकर मैंने इस कार्य की शुरुआत की। दूसरे दिन मैंने इसको थोड़ा कठिन बनाया। इस समूह में कुछ विकसित, कुछ कम विकसित अभ्यासी थे और कुछ बिल्कुल नए थे। अगले दिन मैंने उन्हें कुछ प्रशिक्षकों का मूल्यांकन करने के लिए कहा। फिर अगले दिन मैंने उनसे किसी को भी चुन लेने के लिए कहा, वह अभ्यासी हो या नहीं। 5वें दिन मैंने कहा कि किसी पत्रिका या अखबार में से जो चित्र आपको आकर्षित करे उसका अध्ययन कीजिए। कुछ ने पोप को चुना। 6ठे और अंतिम दिन मैंने कहा कि आप मेरा अध्ययन कीजिए। इससे उनमें एक नए विश्वास का संचार हुआ। इस तरह से समस्या सुलझाने की कोशिश की गई, शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाई गई। धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ाते हुए अंत में मैंने स्वयं को उनके प्रयोग की वस्तु बनाया और कभी भी उनसे परिणाम की अपेक्षा नहीं की। इससे संगोष्ठी की प्रभावशीलता में वृद्धि हुई। लोगों में यह विश्वास जगा कि वे ऐसा कर सकते हैं और उन्होंने ये कर लिया। संगोष्ठी के समाप्त होने पर 130 में से केवल 6 या 7 लोग ही ऐसे थे जो अध्ययन नहीं कर पाए, और वह भी इसलिए कि उनमें विश्वास की कमी थी। उन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं था। उन्होंने इस धारणा के साथ कार्य शुरू किया कि वे इसे नहीं कर सकते। इसे उन्होंने कभी नहीं किया, इसलिए वे अध्ययन करने में असफल रहे, वे कार्य न कर सके। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सप्ताह के अंतिम दिन केवल वे असफल थे जिन्होंने कभी भी प्रयत्न नहीं किया। जिन्होंने प्रयत्न नहीं किया वे असफल नहीं हुए। प्रयत्न किया, वे असफल नहीं हुए। वस्तुतः ये असफलता नहीं थी, बल्कि प्रयत्नहीनता थी। इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रयत्न करेगा निश्चित रूप से सफल होगा। 130 में से केवल 6 ऐसे थे जो कुछ नहीं कर पाए और 124 में से 120 ऐसे थे जिनकी सफलता 80% से अधिक थी। इससे यही प्रकट होता है कि प्रतिभा हम सभी के अंदर दबी हुई पड़ी है। हम सब इसे करने में समर्थ हैं। बाबूजी कहा करते थे कि यदि आप किसी कार्य को इस विचार के साथ करते हैं कि आप उसे नहीं कर सकते, तो यदि ईश्वर भी आपके अंदर हो तो भी आप उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह आपके मनोबल को कमज़ोर करता है और जहाँ मनोबल की कमी है वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस संगोष्ठी की सबसे मज़ेदार उपलब्धि लोगों को ये आग्रह था कि अगले साल ये संगोष्ठी कम से कम 2 सप्ताह के लिए हो। स्थिति की नाटकीयता देखिए। शुरुआत में जहाँ प्रतिरोध ही प्रतिरोध था, सबके चेहरे पर क्रोध और दुख, शायद थोड़े से लोग ही इसके अपवाद थे। वही सप्ताह के अंत में हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। सभी मुझसे कह रहे थे कि मालिक, अध्ययन का कार्य बिल्कुल कठिन नहीं है, जैसे मैंने उनसे कहा हो कि यह काम कठिन है। फिर अगले साल संगोष्ठी को 2 सप्ताह करने की मांग। मैं इसलिए यह बता रहा हूँ कि मुझे आप सबके समर्थ होने और कार्य शुरू करने का भरोसा है। यदि आप समर्थ न होते तो मालिक ने आपका चयन नहीं किया होता। आप मानवता की सेवा करने में समर्थ हैं।
जो कार्य आपको मालिक ने दिया है उसे करने के लिए आपकी योग्यता का स्तर भी मालिक ने वैसा ही बना दिया है। इसीलिए हम स्वयं पर विश्वास करें या न करें, पर हमें मालिक पर विश्वास करना चाहिए। मालिक ने हमें चुना है, उन्होंने बेवकूफ़ों का नहीं, सदैव विजयी लोगों का ही चयन किया है। जब हमारा विश्वास स्वयं से उठ जाता है और निराशा में हम सिर पकड़कर रोते हैं, तो स्पष्ट होता है कि मालिक पर हमारा भरोसा नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि हमें उस मालिक पर भरोसा नहीं है जिसने हमारा चयन किया है। अतः हमें ये समझना है कि कार्य करने के लिए आत्मविश्वास नहीं बल्कि मालिक में भरोसे की आवश्यकता है। उनकी बुद्धिमत्ता, कृपा, दया, सहानुभूति, संपूर्ण मानवता को दूसरी दुनिया में पहुंचाने की योग्यता आदि पर हमें भरोसा रखना है। जब हम इस विचार के साथ कार्य करने के लिए बैठते हैं कि वे ही कार्य कर रहे हैं, उन्हीं की शक्ति कार्य कर रही है, उनकी कृपा उतर रही है, उनकी दया का बहाव हो रहा है, उनका प्यार सबको समेटता जा रहा है, तो हम पाते हैं कि वे यही हैं और तब रूपांतरण का चमत्कार होता है। वहाँ हम नहीं, स्वयं मालिक होते हैं और उनका कार्य पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हो जाता है। ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि इस बात की हम कल्पना करें कि हम वहाँ नहीं हैं, बल्कि मालिक ही बैठे हुए हैं। आवश्यक हो तो ये कल्पना भी करें कि वैसी ही दाढ़ी हमारे चेहरे पर भी है। शुरुआत में यह अवस्था पाने के लिए कल्पना हमारी सहायता करती है, परंतु जब हर बार हम कृत्रिम तरीके से अपने चेहरे पर उनकी दाढ़ी का अनुभव करने की कोशिश करते हैं और ऐसा अनुभव नहीं कर पाते, तो कहते हैं कि मैं मालिक को बुलाने में असमर्थ हूँ। वास्तव में ये कोई ऐसी पद्धति नहीं है जहाँ हमें बैठकर ये कल्पना करनी है कि हमारे चेहरे पर वैसी ही दाढ़ी है। कोई भी महिला प्रशिक्षक और अधिकांश पुरुष प्रशिक्षक अपने चेहरे पर दाढ़ी अनुभव नहीं कर सकते। यहाँ दाढ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, वे हमारे ख्याल में आए इसे मजबूती देने के लिए उन्हें अपने स्थान पर मजबूती से बैठाने में मदद करने के लिए हम दाढ़ी की कल्पना करते हैं। जब हम ऐसा करने में समर्थ हो जाते हैं तो हम पाते हैं कि हम नहीं, वे ही कार्य कर रहे हैं। फिर किस बात का रोना। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों के अंदर विश्वास भर जाए कि हम ये काम कर सकते हैं, और आज इसी विश्वास के साथ आप काम की शुरुआत करें। 3 दिन की पूरी संगोष्ठी के दौरान मुझे केवल इतना ही कहना है। मैं अब आगे के दिनों में कुछ भी नहीं कहूँगा। आपसे मेरा आग्रह है कि आप पहले कमेंट्स की वार्ताओं को ध्यान से सुनिए। वहाँ ये 6 दिनों का था, इसे कम करके यहाँ 3 दिन का कर दिया गया है। समय आप स्वयं तब तय कर लीजिए। यह प्रतिदिन 2 घंटे का काम है। 6 दिनों में 1 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 6 घंटे हुआ। यहाँ आप प्रत्येक सुबह 2 घंटे सुन सकते हैं या 1-1 घंटा सुबह और दोपहर में, और इसके बीच में प्रायोगिक अध्ययन के लिए आपको 2 घंटे का समय खाली रखना होगा। आज का कार्य करने के लिए इन्हीं 10 अभ्यासियों के एक समूह को चुनने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सभी लोग एक एक करके इसी समूह के साथ कार्य करेंगे और अपना अध्ययन लिखकर सुरक्षित कर लेंगे। कल मैं आपसे किन्हीं 6 प्रशिक्षकों को नामित कर दूंगा। जैसे किसी चीज़ को चटक बनाने के लिए उसमें नमक और मिर्च डालते हैं। तीसरे दिन आप स्वयं किसी का भी चित्र ले लीजिए, चाहे वह आपके चचेरे भाई का हो या पोप का, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनकी भी मौन सहभागिता है। आप बाबूजी या मुझको ले सकते हैं या किसी भी अन्य को।
जिसे भी आप पसंद करें। यदि आप इस विचार के साथ कार्य करते हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ बल्कि मालिक ही बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा और प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। सारी प्रक्रिया नीचे के स्तर पर स्व से शुरू होती है और उच्च स्तर पर स्व पर ही समाप्त होती है। बस इतना ही है। ये कंप्यूटर पर एक उंगली घुमाने जैसा है। यहाँ तो इतना भी नहीं करना है, अंगुली भी नहीं घुमानी है, कोई वाई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी मिटाना नहीं है। जो कुछ भी करना है मानसिक रूप से करना है। निचला स्व समाप्त हुआ और वे आ गए। जैसा बाबूजी कहा करते थे, उनके बारे में सोचो और वे यहाँ हैं। यह एक छोटा सा प्रयोग है। मैं चाहता हूँ कि इसे आप स्वीकार करें और अपने हिसाब से समय का चयन करते हुए, व्यक्तियों का चयन करते हुए 3 दिन तक इस प्रयोग को दोहराएं। अपना अध्ययन कहीं लिख लें, जिसको मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। केवल मुझे इतना बता दें कि आपने किस व्यक्ति का चयन किया है, जिससे मैं कागज़ के एक टुकड़े पर अपना अध्ययन दे सकूं। आप उसकी तुलना करें। आप पाएंगे कि आपने अपने काम में सफलता पा ली है, क्योंकि यहाँ आप नहीं, वे हैं। रूपांतरण की इस प्रक्रिया का रहस्य यही है। प्राचीन यौगिक परंपरा के ग्रंथों में ये कहा गया है कि जब आप किसी नदी में 20 मिनट का स्नान करते हैं तो आप बिल्कुल दूसरे व्यक्ति के रूप में बदल कर बाहर आते हैं, क्योंकि इस अवधि में आपके शरीर की अधिकांश कोशिकाएं परिवर्तित हो जाती हैं। जब नदी में केवल एक डुबकी से व्यक्ति का भौतिक रूपांतरण हो जाता है और एक नया व्यक्ति बाहर आता है, तो जब हम मालिक के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसके जैसा होकर बाहर क्यों नहीं आ सकते। यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि मैं किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित हो गया और फिर भी मैं हूँ। हर अभ्यासी को अपने आप को खोना है और उसमें से मालिक का उदय होना चाहिए। अपने प्रति हमारा यही उत्तरदायित्व है, यही हमारा लक्ष्य है। जो अभ्यासी हमारे पास आते हैं उनके प्रति भी हमारा यही कर्तव्य है। फ्रैंक समाप्त होकर मालिक बन जाए, डेबी समाप्त होकर मालिक बन जाएं, बिल समाप्त हो जाए और वहाँ मालिक प्रकट हो जाएं। ये एक कारखाने की तरह है जहाँ आप कई प्रकार का कच्चा सामान लाते हैं, पर उत्पादन एक ही सामान का होता है। परंतु यदि एक किनारे पर हमने कच्चा माल डाला और दूसरी ओर कच्चा माल ही बाहर आ गया, तो कोई भी उस कारखाने के बारे में क्या सोचेगा, उन मशीनों के बारे में क्या सोचेगा। उसी तरह यदि बिल नाम रूपांतरण के बाद भी बिल के रूप में ही बाहर आता है तो क्या होगा। इस सच्चाई को हम कैसे स्वीकार कर पाएंगे। हम उत्पादन की एक ऐसी प्रक्रिया में संलग्न हैं जो रूपांतरण की प्रक्रिया है। यहाँ जो अंदर आता है बाहर लौटकर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वह रूपांतरित होकर मालिक के रूप में आपके सामने है। आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद। मालिक को प्रणाम।